हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको CA CPT कोर्स का जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, उसका चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर NPO का अगला पोर्शन कराने जा रहा हूँ। ये इस कोर्स की मेरी 4th वीडियो है अकाउंटिंग सब्जेक्ट की। ठीक है जी। तो पिछली वीडियो तक हमने किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, यहाँ तक किया था। मैंने रिसीट एंड पेमेंट भी आपको करा दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी करा दिया। अब उनके कुछ जो स्पेशल आइटम्स हैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कैसे ट्रीट करना है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अगला 11th जो आइटम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए वो है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम इज अ टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन who has voluntarily undertaken a service which is generally rendered for free। तो एक कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी वॉलंटरली सर्विस दे रहा है, अपनी मर्जी से हमारे या उस इंस्टीट्यूट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की कोई सर्विस के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम टोकन पेमेंट के फॉर्म में करते हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये एक आभार की तरह होता है, रादर देन ए पेमेंट फॉर सर्विस, कि उसकी सर्विस के लिए पेमेंट की बजाय उसको एक आभार के फॉर्म में हम थैंक्स करने के लिए उसको कुछ जो पेमेंट करते हैं उसको ऑनरेरियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट मेड टू अ गेस्ट टीचर फॉर अ लेक्चर इज एन ऑनरेरियम। ठीक है, किसी एक गेस्ट टीचर को लेक्चर देने के लिए जो पैसा दिया जाता है, पेमेंट करी जाती है, उसको ऑनरेरियम किया जाता है। एक और एग्जांपल भी ली जा सकती है कि जैसे कोई बहुत बड़ा रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का किसी इंस्टीट्यूशन के लिए अपनी सर्विस दे रहा है, वॉलंटरी सर्विस दे रहा है, ताकि उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो रुक जाए, तो ऐसी संस्था यदि उस जज को कुछ पेमेंट करती है तो वो ऑनरेरियम कहलाएगा। इंस्टेड ऑफ सैलरी या कुछ और नाम दिया जाए उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस उसको ग्रेटिट्यूड के लिए दिया जाता है जो पैसा, उसको ऑनरेरियम बोलेंगे। बट उस व्यक्ति द्वारा जो सर्विसेज दी गई है उसको वॉलंटरली कहेंगे। ठीक है जी, वो अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है जी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो डेबिट साइड में आएगा, एक्सपेंस के फॉर्म में। ओके जी, किसके फॉर्म में? एक्सपेंस के फॉर्म में। ओके, उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर NPO टुवर्ड ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज देयर ऑफ, बेनिफिट ऑफ विच हैज बीन एग्जॉस्टेड, जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल, वेजेस हर महीने एक बारी होती है तो हर महीने दोबारा देनी पड़ेंगी। फिर रेंट है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है, रिपेयर ऑन फिक्स्ड एसेट्स है, डेप्रिसिएशन है। ये तो मंथली चार्जेस हैं। आपको पता है इसका बेनिफिट तब तक ही होता है जब तक ये पेड है। अगले मंथ ये फिर ड्यू हो जाएंगी, फिर उससे अगले मंथ पे करनी है, फिर उससे अगले मंथ ड्यू हो जाएंगी, फिर पे करनी है, फिर तो इस तरीके से ये चलता रहता है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और वो एक्सपेंसेस तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, और वो अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। सो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? आर द अमाउंट्स रिसीव्ड एज इनकम, जो अमाउंट हम इनकम के फॉर्म में रिसीव करते हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो क्लब है, ठीक है, वो इनकम के फॉर्म में रिसीव करता है। सच एज एंट्रेंस फीस, सच एज जर्नल डोनेशन, रेंट, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में आती है, बिकॉज इनकम है। ठीक है बेटे, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर। ठीक है, जो बेनिफिट देता है एंड्योरिंग नेचर का, दैट इज द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड और कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज इंकर्ड। ठीक है, उस अकाउंटिंग पीरियड तक ही उसका बेनिफिट मिलता है। ओके, जब तक कि वो हमारे साथ हैं। ओके, तो जितना कंज्यूम्ड कर लिया, कंज्यूम्ड का यहां पे मतलब क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। एग्जांपल्स आर परचेज ऑफ बुक्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड बिल्डिंग। तो जितना कंज्यूम्ड हो गया वो तो डेप्रिसिएशन में चला गया, और जितना बच गया वो हम कहाँ पे दिखा देंगे? एसेट्स के फॉर्म में। वो हम कहाँ दिखाएंगे? एसेट्स के फॉर्म में, बैलेंस शीट में। जैसे मान लो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ऐड परचेज आ जाएगा, लेस अगर कुछ सोल्ड आउट हुआ है तो सेल हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है
वो यहाँ पे नजर आ जाएगी किसी भी फिक्स्ड एसेट की। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि बेनिफिट देता है हमें एक लंबे समय तक के लिए और जिसका बेनिफिट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 लाख है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की आपने खरीदी और 1,50,000 हो गया, 20,000 की सोल कर दी, ये आ गया 1,30,000, 1,30,000 में 30,000 की डेप्रिसिएशन चलेगी और ये 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये इस तरीके से हम, इसका बेनिफिट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो इसलिए ये एसेट साइड में भी दिख जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा सिंपल नाम हम इसको बोल सकते हैं कि ये एसेट्स होती हैं। ओके बेटा, चलिए आगे हम बात करते हैं कैपिटल रसीट्स की। कैपिटल रसीट्स क्या होती है? कैपिटल रसीट्स आर द रसीट्स दैट आर रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, जैसे स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेशल लीगेसी डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रसीट्स, और वो लाइबिलिटी साइड में आती है। और वो किस तरफ आती है बेटे? वो लाइबिलिटी साइड में आती है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं फॉर्मेट के साथ आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ गए। ठीक है, यदि तो आप ये इसको पहली बार कर रहे हो तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि ये जो नया सिलेबस आया है +2 का उसमें ये अकाउंट्स के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये पोर्शन मैं टुकड़ों में बांट के आपको करा रहा हूँ, इन पार्ट्स करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है जी, तो पेशेंसली इसको करते जाइए। मैं आपको छोटी छोटी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की वीडियोज़, एक वीडियो टॉपिक वाइज बना के देता जाऊँगा। ओके, चलिए लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एनपीओ कंज्यूम्स, ओह ये लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं है, ये कंज्यूमेबल्स हैं, सॉरी कंज्यूमेबल्स, और दूसरा नाम स्टोर्स भी बोल सकते हैं। कंज्यूमेबल आइटम, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड in office, medicine in hospitals and sports material by a sports club and so on। बहुत सारी चीज़ें हम क्या होती हैं? कंज्यूम करते जाते हैं। एनपीओ कंज्यूम्स कंज्यूमेबल आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन द ऑफिस, मेडिसिन इज कंज्यूम्ड इन द हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स मटीरियल बाय a स्पोर्ट्स क्लब एंड so on। In such a case, a separate stock account for each of the consumable item is prepared to determine the amount of consumption of these items during the year। क्योंकि ये जितनी भी हमने मेडिसिन खरीदी हैं, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट खरीदा है या स्टेशनरी खरीदी है, वो खरीद तो हम इकट्ठी लेते हैं पर सारी की सारी उसी पीरियड में कंज्यूम नहीं हो जाती। जितनी कंज्यूम होती है उतना हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं, बाकी उसको स्टोर या स्टॉक्स के फॉर्म में आगे बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। So income and expenditure account will show correct surplus or deficit only if the goods consumed are transferred to the debit of income and expenditure account and closing stock shown in the balance sheet। ये तो मैंने आपको बताया, इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं। ये देखिए, the amount of the item so consumed during the year is determined as follows। तो opening stock of consumable items at net purchase during the year। ठीक है जी, ऐड क्या करेंगे? जितना साल के बीच में आपने खरीदा है, लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस किस में चला जाएगा? फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए इसको हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये 50,000 हो गया, ऐड क्या हो गया? 5,000 का मान लो आपने और ख़रीदा। ठीक है जी, तो ये आपके पास कितना आ गया? 5,000 खरीदने के बाद ये बन गया आपके पास 55,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए आपके पास 35,000 का बचा हुआ है, तो फिर कंज्यूम्ड कितना हुआ? 20,000 का। तो ये वाला जो है ये 20,000 जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, डेबिट साइड में एक्सपेंस के फॉर्म में। और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, जैसे ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है उस पर्टिकुलर आइटम का। तो जो ओपनिंग है, ठीक है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक ही लिखेगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक ही, पर उसके लिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट में है। अगर आप इसको भूल भी जाओ क्लोजिंग स्टॉक को, कहने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ये पिछले साल का है, पर ओपनिंग बैलेंस, हम जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें ओपनिंग दिखेगा और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। स्टेशनरी का, स्पोर्ट्स का, मेडिसिन का, सभी का ओपनिंग स्टॉक यदि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए तो ये उसमें दिखाएंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे रिमेनिंग वाला। ओके जी, ये हर बार ज़रूरी नहीं होता। ये ओपनिंग बैलेंस शीट हम तभी बनाते हैं जब हमें कैपिटल फंड फाइंड करना होता है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट तो हमें बनानी ही पड़ती है, इसलिए ये क्लोजिंग स्टॉक हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे।
अब लास्ट पॉइंट है इसका, इस टॉपिक का, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? रिसीव्ड फ्रॉम अ मेंबर अगेंस्ट विच ही अवेल्स सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइफ। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड फ्रॉम ए मेंबर अगेंस्ट विच ही अवेल्स सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइफ। इट इज अकाउंटेड एज ए कैपिटल रिसीट। इट इज अकाउंटेड एज ए कैपिटल रिसीट। ये कैपिटल रिसीट की तरह होती है और एंड इज एडेड टू द जर्नल एक्यूमुलेटेड और कॉर्पस फंड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्वाइट ऑब्वियस, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस है तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो की जाएगी, कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे इसको, या इसको अलग से भी लाइफ मेंबरशिप फीस के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था यहाँ तक का टॉपिक। आई होप कि आपको इसको अच्छी तरह समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप इसको देख के अपने नोट बना लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना। ओके जी, तो अगले टॉपिक इसी चैप्टर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।